हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कैप्टिव। कहानी की शुरुआत होती है लिली नाम की टीनेजर लड़की से, जिसकी मॉम की मौत हो चुकी है और उसके डैड है वो बहुत ही अजीब हैं और उसे बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ यहाँ से भाग जाएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल। लेकिन वो फिर भी कर लेती है और दोनों मिलते हैं, जिसके बाद जंगल के रास्ते से होते हुए भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अगर उन्हें भागना ही था तो ट्रेन या फिर कार से या फिर किसी और स्टेट जाते हैं। जंगल ही इन्होंने क्यों चुना, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। लेकिन हर एक टीनेजर लड़की की तरह लिली भी होती है। उसके डैड भले ही उसे कितना मारते पीटते हो, लेकिन कुछ समय दूर रहने के बाद उन्हें उनकी याद आना शुरू हो जाती है। वो उन्हें मिस कर रही थी, इसीलिए वो कहती है कि वो उन्हें कॉल करके उन्हें एक बार बात करना चाहती है। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन जॉन कहता है कि इससे हमारा पूरा प्लान खराब हो सकता है। वो लोग हमें ट्रैक कर लेंगे, क्या तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं जिसे तुम वापस चली जाओगी, इसलिए मेरी मानो तो ये मत करो। अब वो मान जाती है और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। बीच में लिली को याद आता है कि वो जितना भी पानी लेकर आई थी वो सब खत्म हो गया है और अब तो अंधेरा भी हो गया है, इसीलिए उन्हें रात के लिए पानी चाहिए होगा। तो जॉन कहता है कि ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम एक काम करो, यहीं पर टेंट लगा लो, हम यहीं आज रात गुजारेंगे। उसके जाने के बाद लिली टेंट लगाने का काम शुरू कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों डर लग रहा होता है कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रही है। यही सब सोचते सोचते काफी समय निकल जाता, लेकिन अभी तक जॉन को आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से नदी ज्यादा दूर नहीं है। वो उसे कॉल करने का सोचती है, लेकिन जब वो फोन को देखती है तो वहां पर उसका फोन कवर ही था। असल में फोन गायब था, जो कि जॉन अपने साथ ले गया था। शायद जॉन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसके जाने के बाद लिली अपने डैड को कॉल ना कर दे। अब वो उसका वेट करने लगती है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है, पर उसका कुछ अता पता नहीं था। असल में वो गया तो गया कहाँ, क्योंकि जब सुबह लिली की आंख खुलती है तो उसके साइड में अभी भी जॉन नहीं था, जो कि एक मुसीबत का संदेश है। उसे कुछ भी पता नहीं है। वो चारों ओर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए लिली अब जंगल में आगे बढ़ने का फैसला करती है और किसी की मदद मांगने की कोशिश करती है। कई घंटों तक वो चलती रहती है, तब जाकर उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इस घने जंगल में आखिर कौन बनाता है ऐसा घर। खैर, लिली को मदद चाहिए थी, इसीलिए वो भागते हुए घर तक जाती है और डोर को नॉक करती है। गेट खुलता है और हमें इस कहानी का दूसरा अहम किरदार इवान को दिखाया जाता है, जो कि एक एजेड आदमी है। लिली उसे घबराते हुए कहती है कि मेरा दोस्त असल में कल से गायब है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, मेरा फोन भी उसके पास है, इसीलिए आप मुझे अपने लैंडलाइन से कॉल करने दीजिए। इवान कुछ नहीं कहता और बहुत ही अजीब सी नजरों से उसे देखना शुरू कर देता है। वो लिली से कहता है कि अच्छा तुम आ गई, अब जाकर नहा लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे। अब लिली को एक बार डर लगना शुरू हो गया था कि आखिर ये आदमी उसे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं तो इसे पहली बार मिली हूँ, फिर ये मुझे अपने घर में फ्रेश होने के लिए क्यों बोल रहा है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से जाने का फैसला कर लेती है, पर इवान उसे पकड़ लेता और घर के अंदर चलने को कहता है। अब यहाँ पर लिली को यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो अपनी स्पीड को तेज कर देती है और भागना शुरू कर देती है, लेकिन इवान उसे और तेज था। वो उसे कुछ ही पल में पकड़ लेता और घर के अंदर ले आता, जहाँ पर वो लिली से माफी मांगता है अभी जो भी उसने बिहेवियर किया, और कहता है कि तुम अभी फ्रेश हो जाओ। लिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन इवान उसे पकड़कर एक नैरो से कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पर काफी अंधेरा था। लेकिन लिली देखती है कि वहां पर कुछ कटिंग्स लगी हुई है, जो कि न्यूज़पेपर की होती है। जब वो उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है तो वो असल में पिछले साल से हुए मिसिंग लोगों की न्यूज़पेपर कटिंग थी, जो कि यहाँ पर इवान ने चिपका रखी थी। लेकिन क्यों? वो खुद की सेफ्टी के लिए वहां पर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, तब उसे एक हथौड़ा मिलता है। लेकिन जब वहां पर इवान आता है तो उस हथौड़े को देख लेता है और उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें अब नहा लेना चाहिए, जिसके बाद मैं तुम्हें वॉक पर भी ले जाऊंगा। इसके बाद वो खुद उस रूम से चला जाता है और लिली वहीं पर बैठी रहती है। यहाँ उसे अपने घर वालों की याद आने लगी थी और अब उसे अपने भागने के फैसले पर डाउट हो रहा था, पर उसके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या जॉन ने उसके साथ कोई धोखा किया या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई। ये सब तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमें पता चल जाएगा। इवान यहाँ पर घर के सारे सिक्योरिटी डोर को सील कर देता है, ताकि लिली यहाँ से भागने की अगर कोशिश भी करे तो भाग ना पाए। कुछ देर बाद वो फिर से उसके पास आता है खाना लेकर, लेकिन लिली उस खाने से मना कर देती है और उसे भी वहां से जाने को बोलती है। इवान उसके इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे डांटता भी है, जिसके बाद वो भी कहती है कि उसे अपने घर जाना है। लेकिन इवान नहीं मानता और फिर उसे घसीट कर बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर एक ट्रेडमिल रखी हुई थी। वो उसे ऑन कर देता और लिली से कहता है तुम इस पर कार्डियो करो जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। वो कुछ समझ नहीं पाती ये आदमी उसे ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। ऐसा तो कोई भी साइको आदमी नहीं करता, या तो वो विक्टिम को मार देता है या फिर उन्हें कैद करके रखता है, लेकिन ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है।
लिली उस ट्रेडमिल पर भागना शुरू कर देती है और फिर कुछ मिनट के बाद इवान फिर से उसे लाकर उसी रूम में बंद कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है और सुबह का सूरज निकलता है। हम इवान को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, जिसके बैक साइड में जॉन और लिली की मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, यानी कि उसके डैड ने कंप्लेन रजिस्टर कर दी और पुलिस भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इवान लिली को लेकर अगले दिन फिर से उसी बेसमेंट में जाता है और इस बारी वो उसके लिए एक सोने के लिए गद्दा और कुछ मैट्रेस भी लाया था, यानी कि अब वो यहीं पर रहेगी, उसको उस रूम में नहीं रहना है। वो जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा जीतने के लिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। लिली कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर क्या जीतने की बात ये आदमी कर रहा है। अगले दिन वो आदमी आकर कहता है कि तुम्हें आज सेटअप करनी है जिससे तुम्हारी मसल से स्ट्रांग होंगी। लिली को ये करना पड़ता है, पर जब वो सही से नहीं करती तो वो इवान उसे डांटता और लिली को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैड की तरह उसे भी समझाने लगती है और उसे लात मार कर पीछे कर देती है। इससे इवान वहां से गुस्से में चला जाता है। वो कुछ देर बाद चेक करने के लिए दोबारा आता है क्या उसने अपने सेटअप पूरे कर लिए, पर ऐसा नहीं था, वो तो वहीं बैठी हुई थी। ये देखकर वो कहता है कि जब तक तुम अपने सेटअप को पूरा नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब लिली को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए उसकी बात को मानना पड़ता और वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है, जिसके बाद वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है जहां पर खाना रखा हुआ था। यहाँ पर लिली का खाने से ज्यादा फोकस इस चीज पर होता है कि वो कैसी भी करके यहाँ से भाग निकले। उसे टेबल पर रखा हुआ चाकू मिल जाता है, लेकिन ये इवान देख लेता है और उसे उसके पास आता है। उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है और उसे लगता है कि लिली खाने को काट नहीं पा रही है, और इसीलिए वो उसे चाकू ले लेता है और फिर उसे खाने को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत ही अजीब होती है, वो कई बार लिली को कैथरीन करके पुकारता है, जो कि लिली को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो गुस्से में थी इसीलिए वो खाने को इधर उधर फेंकने लगती है। जिसके बाद इवान उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो उससे मिलने के लिए आता है, उसे कुछ कपड़े देता है और बोलता है कि इसे पहनकर नीचे आ जाना। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहां पर ट्रेडमिल चल रहा है, यानी कि उसे एक्सरसाइज करनी है। अब इतनी में ऊपर इवान का भाई रॉनी आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उससे मिलने के लिए बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं। वो रॉनी से कहता है कि तुम्हें पता है कैथरीन नीचे एक्सरसाइज कर रही है। ये सुनकर रॉनी के चेहरे का हाव भाव भी बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों कैथरीन तो मर चुकी है, वो तो नीचे कैसे हो सकती है। इसीलिए वो उससे कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी दवाइयां खाना छोड़ दी है। अब ये बात इवान को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पागल ही समझ लिया। खैर रॉनी वहां से चला जाता है तो नीचे जाकर इवान लिली से कहता है कि तुम्हें पता है अभी तुम्हारे अंकल तुमसे मिलने के लिए आए थे। ये सुनकर वो उन्हें आवाज लगाना शुरू कर देती है। इसी बहाने से वो उसे मिल लेगी और खुद की सिचुएशन के बारे में बताएगी, पर तब तक वो वहां से जा चुके थे और इसीलिए लिली अब जिद करने लगती है कि उसे कैसे भी करके अपने अंकल से मिलना है। तो इवान मना कर देता और उसे नहाने जाने के लिए कहता है। इधर उसके ना होने पर इवान उसके रूम को ठीक करता है। तभी हम एक पिक्चर को भी देखते हैं जिसमें कैथरीन और इवान थे, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि असल में इवान लिली को कैथरीन समझ रहा है। उसे एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि एक बीमारी होती है। जब आपका बहुत ही ज्यादा करीबी इंसान आपसे दूर चला जाए या फिर उसकी मौत हो जाए तो आपको हर जगह वही दिखाई देने लगता है। यहाँ इवान के साथ यही हो रहा है। लिली को ये बात समझ आ जाती है कि अगर कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का तो उसे उसकी बेटी बनकर यहाँ पर रहना होगा और फिर भागने के तरीके के बारे में सोचना होगा, और इसीलिए वो फैसला कर लेती है कि वो कैथरीन के ही कपड़े पहनेगी और इवान जैसा कहेगा वैसा ही करेगी, ताकि उसे पूरा यकीन हो जाए कि वही उसकी बेटी है। अब उसे वो रूम भी मिल जाता है जहाँ पर कैथरीन रहती है, जहाँ उसे एक फोटो मिलता है जिसमें कैथरीन एक स्पोर्ट्स वियर पहनती थी, जिससे ये पता चल जाता है कि वो एक रनर थी। अब लिली भी ऐसा प्रिटेंड करती है कि हाँ ये तो उसी का है, जिसके बाद वो उसे गले से लग जाता है और रोने लगता है। यहाँ पर उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी कि उसकी बेटी वापस आ गई। उसके जाने के बाद वो अपने बैग को देखती है जिसमें उसे जॉन के साथ कुछ फोटोज मिलती हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, उसे मिस भी करने लगती है। तभी उसके बेड के नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है जो असल में उसे खोलने पर कैथरीन की डायरी थी उसमें, और उस डायरी में वो हर दिन की दास्तान को लिखती थी। हम उसकी कुछ लाइंस को पढ़ पाते हैं जिससे पता चलता है कि वो इस घर में कैद थी। उसे अपनी जिंदगी जीने का कोई भी चांस नहीं मिलता था। शायद यही वजह बन गई उसकी मौत की, या फिर इवान की स्ट्रिक्टनेस की वजह से उसे कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसका अंजाम बहुत ही बुरा था। अब लिली को लगता है कि ये सही मौका है यहाँ से भागने का, इसीलिए वो गेट के पास जाती है। लेकिन तभी उसे वहां पे इवान दिख जाता है और वो उसे देख लेता है। वो उसे कहती है कि मुझे थोड़ी फ्रेश एयर लेनी है, लेकिन वो मना कर देता है। वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो उसे रूम में जाने को कहता है। अब यहाँ पर लिली के पास कुछ काम नहीं होता, इसीलिए वो कैथरीन की डायरी ही पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे साफ पता चलता है कि इवान एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डैड है
वो एक 14 साल की बच्ची को हर दिन जॉगिंग कार्डियो करने को कहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करे। लेकिन इस बात से उनकी वाइफ यानी कि कैथरीन की मॉम बहुत गुस्सा करती थी। उनका कहना था कि वो अभी छोटी बच्ची है, इसी को लेकर उन दोनों में हर दिन बहस होती रहती थी। लेकिन एक दिन जब कैथरीन को फर्स्ट पीरियड आता है तो वो अपने डैड को इस बारे में बताती है, लेकिन वो फिर भी उसे उस दिन प्रैक्टिस करने को कहते हैं। और ये पढ़कर लिली को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी ऐसा ही कुछ बहाना करे, उसे कहे कि वो पैड्स लेकर आए और वो इवान के पास जाती है और ऐसा ही करती है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम जाकर अभी बेसमेंट में एक्सरसाइज करो। खैर वो चली जाती है और वहां बैठकर वो उस डायरी को पढ़ना कंटिन्यू करती है। कुछ देर बाद जब इवान आने वाला होता है तो वो ऊपर कुछ पानी की ड्रॉप्स को डाल लेती है जिससे कि उसे लगे कि वो ट्रेनिंग कर रही थी। तब तक इवान बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हम बाहर जॉन को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अभी जिंदा है और वो इवान को लिली की फोटो दिखाकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कई दिन से मुझे मिल नहीं रही है, क्या आपने इसे कहीं देखा है? तो इवान तो कुछ और ही सोचने लगता है। उसे लगता है कि जॉन को असल में रॉनिन ने भेजा है ताकि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जा सके, इसीलिए वो उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है और वहां से जाने की भी धमकी देता है। जॉन को यह आदमी बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अब इवान अंदर जाने पे सबसे पहले लिली की हाइट को चेक करता है। उसे हल्का सा डाउट हो गया था कि कहीं वो सच में कोई और लड़की तो नहीं है, लेकिन लिली जानबूझकर अपनी टोस पर खड़ी हो जाती है जिससे कि वो हाइट तक पहुंच जाती है। यहाँ इवान को कंफर्म हो गया था कि ये कैथरीन ही है। इसके बाद वो उसे फिर से एक्सरसाइज करने को कहता है, जो कि करते करते लिली अब थक गई है। वो परेशान हो जाती है और गुस्से में इवान के पीछे से वार करती है, लेकिन इवान उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि तुम अपने डैड को ऐसे कैसे मार सकती हो। यहाँ लिली रोने लगती है और वो इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी। जब वो कैथरीन की डायरी पढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि कैथरीन की मॉम की मौत असल में कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इसीलिए उसके बाद कैथरीन इवान के साथ ही रहने लगी। अब डिनर का टाइम आ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इवान लिली के साथ कुछ बुरा बिहेव नहीं करता और ये देखकर उसे बुरा लगता है कि उसके लिए, इसलिए वो उससे माफी मांगती है और इवान माफ भी कर देता है। जिसके बाद वो लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, जो कि इवान अपनी बेटी के साथ खेला करता था। हमेशा गेम में लिली बहाना करती थी कि उसे चोट लग गई ताकि वो उसे और प्रैक्टिस ना करवाए। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अभी तक सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा कि पहले था, पर एक दिन भूकंप आ जाता है और इवान फौरन लिली को लेकर बाहर आता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो दोनों फिर से अंदर आकर साफ सफाई करने लगते हैं। तभी लिली देखती है कि एक फोटो जिसमें इवान एक रेस को कंप्लीट कर रहा है। वो लिली को इस बारे में बताता है और कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी जैसी बनो, एक अच्छी रनर। कुछ दिन बाद वो पहली बार लिली को बैकयार्ड में रनिंग के लिए बोलता है। अब लिली इसी का फायदा उठाती है और भागने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में उसके पैर में मोच आ जाती है, जहाँ पर इवान उसे कहता है कि तुम फिर से भाग रही थी। तो लिली वादा करती है कि अब से वो सारी प्रैक्टिस करेगी, बस उसे बाहर जाने दिया जाए। ये सुनकर इवान मान जाता है। अब यहाँ से आ जाता है इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीत रहा था, लिली इवान के क्लोज आने लगती है। उसे अब हर चीज की आदत हो गई थी। वो उसकी बताई हुई एक्सरसाइज भी करती है। अब उसे कहीं ना कहीं इवान के प्रति एक फादरली अटैचमेंट भी हो गया था, जो कि उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए वो अब कैथरीन की पहचान के साथ जीने लग गई थी। इवान उस पर बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि उसने कुछ नए रिकॉर्ड बनाए थे और वो उसे एक दिन बताता है कि मैंने तुम्हारा नाम एक ट्रैक रनिंग कॉम्पिटिशन में डाल दिया है और वो अब अगले 7 वीक में होने वाला है, जिसके बाद से दोनों ही तैयारी शुरू कर देते हैं। एक रात जब लिली सो रही होती है तो उसके पास इवान आता है और उससे माफी मांगता है कि उसकी उस कार एक्सीडेंट में कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा से यही लगता है कि उसके डैड की वजह से ही उसकी मॉम की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर चली गई। ये सब लिली सुन रही थी लेकिन कुछ बोलती नहीं है। उसे एहसास होता है कि इवान कितना अकेला है। अब अगले दिन कैथरीन का जन्मदिन होता है तो इवान लिली को एक फोन गिफ्ट करता है, जिसके सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सेव करती है और फिर इवान कहता है कि वो केक लाने जा रहा है और इसका फायदा उठाकर लिली वहां से भाग जाती है। जब इवान वापस आ रहा होता है तो उसे वहां एक कार दिखती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ही होती है, असली वाली कैथरीन। जी हाँ दोस्तों, वो वापस आ चुकी थी। जब उसे इवान देखता है तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि असली कौन है और नकली कौन है। वो इतने डिल्यूजन में होता है, वो उसे ही केक दे देता और कहता है कि जाकर अपने रूम में बैठो। वहां जाने पर कैथरीन देखती है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उसके टेबल पर वो डायरी रखी हुई है जिसमें कुछ नए पन्ने जुड़ गए। तभी वहां पर लिली आ जाती है, जो असल में भागी नहीं थी। वो कैथरीन को देखकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि हम कभी मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। पर कैथरीन कहती है कि तुम हो कौन? वो मेरे डैड है, मैं उनकी रियल बेटी हूँ और मैं अब उनके साथ रहने के लिए आई हूँ। उसके जवाब में लिली कहती है कि तुमने उन्हें ऐसे टाइम पर छोड़ दिया जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। तुम्हें क्या लगता है कि उनकी वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हो गई? नहीं, उन्होंने मुझे खुद बताया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कैथरीन तो गुस्सा हो जाती है और उसे अब यहीं पर रहना था। लेकिन लिली का कहना था कि तुम्हें क्या पता कि एक स्ट्रिक्ट फादर किसे कहते हैं। मैंने सभी चीजों को झेला है, मुझे सब अच्छे से पता है।
अब दोनों में काफी बहस हो जाती है और आखिर में लिली जो करती है वो किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था। वो कैथरीन को जान से मार देती है क्योंकि अब उसे ये जिंदगी पसंद आने लगी थी। वह पूरी तरह से कैथरीन बन जाती है और उसकी सारी आइडेंटिटी भी ले लेती है और फिर जाकर इवान से कहती है कि क्या हम ड्राइव पर चल सकते हैं, तो वो उसे हाँ कर देता है और फिर दोनों ही ड्राइव पर निकल जाते हैं। लिली ने अब अपने फोन से जॉन का नंबर भी डिलीट कर दिया है, जिसका ये साफ मतलब होता है कि वो अब इस जिंदगी को पसंद करने लगी है और किसी भी हाल में इसे छोड़ने वाली तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा कुछ चांस मिले किसी और की जिंदगी जीने का, तो आप किस इंसान की लाइफ को जीना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।